मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि इसके पहले काफ़ी समय पहले क्लास चल चुकी थी, आज हम लोग फिर से अपने दोष पर ही आते हैं। काव्य दोष। काव्य दोष को हम लोग देख रहे हैं। काव्य दोष में कुछ हम लोग 3-4 देख चुके हैं, आज फिर अलग से देखते हैं काव्य दोष। इसके पहले हम लोग 3 या 4 देख चुके हैं, जो भी होगा आप देख अगली वाली क्लास में। पहली वाली अभी तक काव्य दोषों पर 2 क्लास आपको पढ़ाई गई है, तो पहली वाली भी देख लीजिए, दूसरी वाली भी देख लीजिए, आज तीसरी क्लास काव्य दोषों में है। ऐसे काव्य दोष की अगर हम बात करें तो एक आता है, आज हम जिसमें देखेंगे कौन सा काव्य दोष। ठीक, काव्य दोष। ठीक, अगर आज है संदिग्ध दोष। कौन सा? संदिग्ध काव्य दोष। अब इसके बारे में यदि हम देखें तो पुस्तकी पुस्तकी ज्ञान दूसरे होता, पुस्तक में जो लिखाया गया है वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ आपसे हम थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो काव्य संदिग्ध मतलब वही होता है कोई चीज क्लियर ना हो पाए, कोई उसमें संदिग्धता बनी रहेगी, ये होगा कि ये होगा, कंफर्म नहीं हो पाता है, वही तो संदिग्ध है। जैसे हम लोग संदेह अलंकार को देखते हैं, संदेह अलंकार में कोई भी क्लियर नहीं हो पाता है, वैसे यहाँ भी संदिग्ध दोष है। संदिग्ध दोष में आप वही कह सकते हैं जिन अर्थों का, जिन काव्य दोषों का हम अब परिभाषा में यदि हम देखेंगे, यदि देख सकते हैं किसी काव्य में, अब यहाँ किसी काव्य की हम बात करें तो किसी काव्य में प्रयुक्त, किसी काव्य में प्रयुक्त शब्द में जब, काव्य में प्रयुक्त शब्द में जब अर्थों की संगति, क्या है? अर्थों की संगति क्या होता है? हो। अर्थों की तो आपकी संगत हो जाती है, और क्या होता है? भावगत उसका स्पष्ट ना हो, भावगत भी स्पष्ट ना हो। हाँ, स्पष्ट ना किया जा सके, ये देखिए क्या है? स्पष्ट ना किया जा सके, स्पष्ट न किया जा सके, तो वहां कौन सा दोष होता है? संदिग्ध दोष होता है। चलिए, यहाँ पर आपसे हमने कहा किसी काव्य में प्रयुक्त शब्द में जब 2 अर्थों में संगत तो उनके में हो जाती है, लेकिन उनके भावगत अर्थ को हम देखते हैं तो अलग हो जाता है, थोड़ा सा अंतर दोनों में हो जाता है। तो आइए हम लोग उदाहरण के आधार पर देखें कौन सा। एक उदाहरण है, मार से बचाओ नाथ ना, मार से बचाओ नाथ मार से बचाओ नाथ, आई शरण में तेरे, आई शरण में तेरे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मार, यहाँ हम देख लेते हैं, मार शब्द में क्या होता है? यहाँ संदिग्ध दोष पाया गया। अब मार का मतलब एक अर्थ क्या हो सकता है? मार का मतलब एक मारना या पीटना हो सकता है। मार का एक अर्थ मारना या पीटना हो सकता है। अब यही दूसरा अर्थ मार का हम क्या ले सकते हैं? कामदेव को भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा मार से बचाओ नाथ, आई शरण में तेरे। अब यहाँ मारने का अर्थ है ये किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है तो वो आपकी शरण में आ गया है, ये भी एक अर्थ निकल सकता है। और दूसरा अर्थ क्या है? मार मतलब, हाँ, कामदेव से भी यहाँ लिया जा सकता है कि काम से डरने के लिए, काम से जो है बचने के लिए आपके शरण में या ईश्वर की शरण में हम आए हैं। ये आपका यहाँ पर हो जाता है पहला उदाहरण। ठीक, उसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं, परिभाषा तो यही रहेगी। अब
हम यहाँ उदाहरणों को देखते हैं। एक और उदाहरण, वंद्या क्या है? वंद्या तेरे लक्ष्य, वंद्या तेरे लक्ष्य में करहूं वंदना तासु। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं वंद्या मतलब क्या हुआ। इसका भी दो अर्थ हो जाएगा। वंद्या अगर हम कहें, एक वंद्या का मतलब क्या होता है? जिसकी वंदना की जाए। वंदनीय हो सकता है, जिसकी वंदना की जाए वो क्या होगा? वो वंदनीय होगा। और यहाँ दूसरे अर्थ पर हम देखते हैं वंद्या मतलब बंदी बनाया गया। ठीक, यहाँ क्या होता है? दूसरा क्या हो जाएगा? बंदी बनाया गया। एक व्यक्ति, वंद्या तेरे लक्ष्य में करहु तासु, अर्थात जिसके आप बंदी रहेंगे उसकी आज्ञा का पालन या वंदना उसकी आपको करना होगा। जाहिर सी बात है, जो आपको बंदी बनाया है तो उसके आप बंदी के रूप में रहेंगे, तो वो जो कहेगा वो आपको करना होगा। ठीक, इसी तरीके से एक वंद्या का अर्थ वंदनीय होता है। वंदनीय मतलब वंदना करना, जो हम ईश्वर के प्रति करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर ये हो गया। संदिग्ध दोष हम लोग पढ़ चुके हैं। संदिग्ध दोष में हमने बताया कि काव्य में प्रयुक्त शब्द में जब अर्थों की संगत तो होती है लेकिन उनके भावगत स्पष्ट नहीं किए जा सकते हैं कि इनमें कौन सा अर्थ होगा। ये इसमें अगर आता है तो कहाँ हो जाता है? संदिग्ध दोष में हो जाता है। ठीक मित्रों, आइए अब हम लोग दूसरा दोष देखते हैं। जो ऐसे काव्य में, इसका तो प्रयोग उदाहरण स्वरूप तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब टॉपिक है तो बताना पड़ेगा। अश्लीलत्व दोष कौन सा है? अश्लीलत्व दोष। ठीक, काव्य दोष। अब सीधे सीधे हमको समझना होता है क्या होता है। अश्लील का अर्थ क्या होता है? वे शब्द जो काव्य में वर्जित होते हैं, जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है, वे अश्लील शब्द होते हैं। ठीक, सीधे सीधे हमको समझना है। अगर इसकी हम परिभाषा में बात करें तो क्या कह सकते हैं? जहां काव्य में जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष होता है। काव्य दोष होता है। ठीक, अब आप सीधे सीधे समझ गए हैं। जहां पर अश्लील अर्थात जो काव्य में जिन शब्दों का काव्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, वे अश्लील शब्द होते हैं। अब यहाँ हम उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण, एक ही उदाहरण ज्यादा प्रसिद्ध है जो आप लोग जानते हैं। रावण के दरबार में ज्यों स्थिर अंगद के पाद। ठीक, यहाँ पर अश्लीलत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये पाद शब्द जो है, ये अश्लील शब्द का प्रयोग यहाँ कर दिया गया है। ठीक, यहाँ जबकि हम लोग जानते हैं काव्य में पाद का अर्थ पैर होता है, लेकिन यहाँ दूसरा गुण वायु विकार से संबंधित बता दिया गया है। तो क्या होता है? ये अश्लील शब्द का प्रयोग यहाँ होता है। सीधे सीधे हमको यही समझना है, अश्लीलत तो किसे कहते हैं? जहां पर अश्लील शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, जबकि हम ये जानते हैं कि काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग वर्जित है। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसके बाद है कौन सा दोष अगला हो जाता है? तीसरा दोष। आज की बात करें, आज तीसरा दोष है। इसके पहले तो 2 3 4 जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग जानते हैं। अगला क्या है? न्यून पदत्व दोष।
न्यून पदत्व काव्य दोष। अब इसमें क्या हमको समझना है? न्यून, न्यून का मतलब ये होता है कि कुछ बातें छोड़ दी जाएं। न्यून वही होता है कि जो बातें हमारी होती हैं उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, वही न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। अभी यही कुछ बातों को बढ़ा दिया जाता है तो अधिक पदत्व दोष हो जाता है। और जहां पर श्रुत अर्थात जो सुनने में कठिन लगते हैं वहां पर क्या कहते हैं? वहां श्रुत कटुत्व दोष कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं काव्य की अर्थ अस्पष्टता में। यहाँ पर देखते हैं जिस काव्य में यहाँ पर देखते हैं काव्य के अर्थ काव्य के अर्थ में काव्य के अर्थ की स्पष्टता के लिए क्या है? स्पष्टता के लिए क्या किया जाता है? कोई शब्द को छोड़ दिया जाता है। ठीक, स्पष्ट के लिए किसी शब्द को जोड़ना जो कि कवि के द्वारा छोड़ दिया जाता है। काव्य न्यून उसे आप कहेंगे जहां काव्य में अर्थ की स्पष्टता के लिए किसी शब्द को जोड़ना, उसके अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं, जोड़ देते हैं, तभी उसका अर्थ निकलता है। और क्या जोड़ते हैं? जो कवि के द्वारा छोड़ दिया जाता है। न्यून पदत्व में वही होता है, कुछ ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है, बाद में हम उनके अर्थ को समझने के लिए उन शब्दों को जोड़ते हैं, तब जाके अर्थ सही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण क्या है? यदि मुझे बांधना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप लोग बता भी सकते हैं कमेंट में किसकी पंक्ति है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध लो अनंत गगन ये किसकी पंक्ति है? आपको समझना है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है रसमरथी से। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध लो अनंत गगन को। यहां जैसे लग रहा है कुछ बातें हमको छोटी छोटी सी लग रही हैं। क्या है? यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध लो अनंत गगन को। बात तो सही है, लेकिन इसमें हमको लग रहा है कुछ शब्द छूट गए हैं जिनको अर्थ प्रयोग के लिए हम अभी उनको भरेंगे स्थान पर, तो अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कहें यदि मुझे बांधना चाहे, अब यहां हम क्या कहेंगे? तुम्हारा मन। ठीक, क्या कहेंगे? तुम्हारा मन। तो पहले यहाँ क्या करना होगा? ये दोनों शब्द क्या है आपके? ये यहाँ भर दें। अब होगा यदि मुझे बांधना चाहे तुम्हारा मन तो पहले बांध लो अनंत गगन को। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तुम्हारा और तो ये शब्द को कवि ने छोड़ दिया था, यहाँ पर न्यून पदत्व दोष हो गया था। अब इसके अर्थ को समझने के लिए हम इसमें दो शब्द जब लगा देते हैं तब इसके अर्थ को हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। ये क्या हो गया? ये न्यून पदत्व दोष का पहला उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर हम अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकों के उदाहरण हैं जो हमको लगता है कि आपकी परीक्षा में कभी पूछे जा सकते हैं। एथेंटिक पुस्तक का ही उदाहरण है। पानी पावक पवन। अगला उदाहरण है पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु।
ज्यों असाधु त्यों साधु। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हमको लगता है कि प्रभु के आगे यदि हम क्या करें, यदि हे प्रभु कह दें तो ये हमको लगता है कि ये बातें आपकी ज्यादा सही हुई, क्योंकि यहाँ न्यून पदत्व का दोष उत्पन्न हो गया है काव्य में, क्योंकि यहाँ हे प्रभु होना चाहिए। पानी पावक पवन हे प्रभु असाधु त्यों साधु, यहाँ पर हे प्रभु आपका छूट गया था। ठीक, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कौन सा है। चलिए तीसरे उदाहरण में हम कहें राज तुम्हारे खड़ग ते, राज तुम्हारे खड़ग ते प्रकट भयो, प्रगट भयो जस फूल, प्रकट भयो जस फूल। ठीक, क्या है, जस फूल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं राज तुम्हारे खड़क ते प्रकट भयो जस फूल। तो यहाँ पर हम तुम्हारे खड़क के आगे यदि लता लगा देते हैं तो और बात बन जाती है, और जस का हम यस कर सकते हैं, जस का क्या कर सकते हैं, जस या यस दोनों में से जो भी आप समझें। यहाँ पर जस, जस को भी आप यस भी कह सकते हैं और जस भी कह सकते हैं, यहाँ जस का प्रयोग हुआ है। राज तुम्हारे लता खड़गते प्रकट भयो जस फूल, ये जो है आपका कौन सा उदाहरण हुआ, ये आपका तीसरा उदाहरण हुआ। हाँ, आइए हम लोग अब अगला चौथा दोष को देखते हैं। चौथे दोष को देखते हैं कि चौथा दोष क्या है। ठीक, चलिए एक इसी प्रकार से आता है चौथा दोष, हम कहें तो क्या होगा, ये अधिक पदत्व काव्य दोष। ठीक, अब यहाँ क्या है कि कुछ अधिक शब्दों का अधिक प्रयोग, जहां आवश्यक न होने पर भी उनका प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या होता है, अधिक पदत्व दोष हो जाता है। जहां किसी कविता की पंक्ति में, परिभाषा में देखते हैं, जहां किसी कविता की पंक्ति में, जहां किसी कविता की पंक्ति में अनावश्यक शब्द का प्रयोग, अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां अधिक पदत्व दोष होता है। ठीक, अब हम देखें इसे, कहने का अर्थ क्या है कि जहां किसी कविता की पंक्ति में अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता न होने पर भी उन शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, वहां हम कौन सा दोष कह सकते हैं, तो वहां अधिक पदत्व दोष हो जाता है। जैसे हम आपसे कहें, पहला उदाहरण, वह विंध्याचल, वह विंध्याचल पर्वत पर गया, पर्वत पर गया। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं जब विंध्याचल आप कह दिए हैं तो पर्वत की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए क्या है, यहाँ पर्वत क्या है आपका अनावश्यक शब्द है, जबकि विंध्याचल को ही हम पर्वत कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा क्या है, रविवार के दिन अवकाश रहता है, रविवार के दिन अवकाश रहता है। ठीक, अब यहाँ रविवार हो गया है
तो क्या है, दिन की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। रविवार के दिन अवकाश रहता है, इसका मतलब जब रविवार आप कह दिए हैं तो यहाँ दिन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। पुष्प पराग रज में रंग कर निकले भ्रमर। ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका पुष्प जब है तो पराग की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, रज भी है पुष्प भी है, तो यहाँ पराग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। ठीक, चलिए, कुछ अधिक पदत्व में हमने क्या जाना, जहां पर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है वहां अधिक पदत्व होता है। वह विंध्याचल पर्वत पर गया, इसका मतलब है जब विंध्याचल आप लिख दिए हैं तो वहां पर्वत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से रविवार के दिन अवकाश रहता है, जब आप रविवार कह दिए हैं तो वहां दिन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से पुष्प पराग रज में रंग कर निकले भ्रमर, यहाँ क्या है, जब पुष्प आप कह दिए हैं तो पराग की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ हम अगला देखते हैं दुष्क्रमत्व। दुष्क्रमत्व क्या होता है, दुष्क्रमत्व काव्य दोष। चलिए, दुष्क्रमत्व में हम यही देखते हैं, क्या जानते हैं, दुष्क्रमत्व तो वही होता है जहां पर शब्दों का क्रम जो है वो इधर उधर हो जाए। ठीक, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्या होगा, जहां जिस कविता में क्रम से ना होकर, जिस कविता में क्रम, हाँ एक मिनट देखते हैं, हाँ दुष्क्रमत्व में यहाँ देखते हैं दूसरी, अगर परिभाषा की यहाँ हम बात करें तो किसी काव्य में यदि संघटना, किसी काव्य में संघटना उपयुक्त स्थल पर किए जाए, अर्थात संघटना का पद संघटना मतलब पदों का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग उपयुक्त स्थल पर किए जाए, अथवा योग शास्त्र के, जो शास्त्र के विरुद्ध है, प्रयोग हो, अर्थात अब इसी को सरल शब्दों में सब पद संघटना में, अर्थात पदों का जहां संगठित या जहां इकट्ठा लिखा जाता है, या वाक्य कह लीजिए, पद संघटना में शब्दों का क्रम अव्यवस्थित हो, अर्थात क्रम जहां पहले होना चाहिए वहां बाद में हो, और जहां बाद में होना चाहिए वहां पहले हो, तो वहां क्या होता है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। आपको सीधे सीधे इन परिभाषाओं पर नहीं, व्यवहारिक में ये याद रखना है, जहां किसी पंक्ति को हम पढ़ते हैं, पहली बात को आगे और आगे वाली बात को पीछे यदि कहा जाए, उसका क्रम उलट दिया जाए, तो क्या होता है, वहां दुष्, अर्थात दुष्क्रमत्व का मतलब यह क्या होता है, दूसरा क्रम हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ क्या याद रखना है, हमको यही याद रखना है, दुष्क्रमत्व में यही होता है कि आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे कह दी जाती है, वही है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रही है मानवी। अब यहाँ विश्व में लीला कर रही, कौन कर रही, मानवी कर रही। मानव क्या होता है, मानव को हम देखते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाता है। इसी की अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो मानव का स्त्रीलिंग क्या होगा, मानवी हो जाएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ हम कहें, अब यही क्रम इसका इस तरीके से कर दिया जाए, विश्व में मानवी, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको यदि हम क्रम सही करते हैं तो क्या होगा, विश्व में मानवी निरंतर कर रही
है। हाँ, यहाँ लीला छूट गया था, देख लेते हैं एक बार फिर। मानवीय, विश्व में मानवीय लीला निरंतर कर रही है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्रम यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ काव्य दोषों को देख चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आप जानते रहिए, पहली और दूसरी क्लास देखने के बाद यदि आप इसको देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पर काव्य दोष आप देखेंगे, पहला और दूसरा देखेंगे, तब ये जाके आपके समझ में आएगा। नहीं तो पहले दूसरे में कौन किसके अनुसार कितने दोष हैं, कौन दोष की परिभाषा है, किसने बताया है, वो सब आप देखेंगे तो पहली क्लास में मिलेगी। ठीक, चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने काव्य दोषों को समाप्त कर दिया है। अब अगली क्लास में हम सोच रहे हैं व्याकरण में आप लोगों को पर्यायवाची शब्द को कुछ बता दिया है। कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो हम लोग जानते हैं और कुछ ऐसे नए वाले पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे जो पढ़े तो हैं लेकिन हो सकता है विस्मित हो गया हो। तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अगली क्लास में हम लोग पर्यायवाची शब्द को व्याकरण में देखेंगे। यदि हो सकता है हमको समय मिलेगा तो हम लोग साहित्य के भी अब कुछ थोड़ा बहुत आधे घंटे या 1 घंटे जो भी हो सकेगा उतना हम लोग हर प्रत्येक दिन आधे घंटे ही साहित्य को जरूर देखें, क्योंकि व्याकरण तो ठीक है, व्याकरण के साथ आपको साहित्य की भी जानकारी जरूर होना चाहिए। तो मित्रों, आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग से एक निवेदन है, देखिए, देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।